नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। और ये समय है हर खबर से आपको खबरदार करने का। ईरान युद्ध को 153 घंटे पूरे हो चुके हैं, 7वां दिन है आज। और आज एक ऐसा बयान आ गया जिसने बता दिया कि ईरान इस युद्ध में मिसाइल की बिसात बिछाकर अमेरिका को मात देने के लिए लंबी बाजी खेलने को तैयार है। क्योंकि ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री सईद खतीबजादे ने कहा है कि अमेरिका युद्ध को अमेरिकन फुटबॉल की सोच की तरह देख रहा है, वही ईरान शतरंज की तरह सोच रहा है। ये बयान क्या इस बात का सबूत है कि 7 दिन में भले ही इजराइल अमेरिका मिलकर ईरान की सैन्य शक्ति को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा करें, लेकिन ईरान का दावा है कि वो युद्ध में ऐसी बिसात बिछा रहा है जहां लंबी बाजी खेलकर दुश्मन को धीरे धीरे ऐसे फंसा देना है जहां दुश्मन यानी कि अमेरिका के पास फिर एक भी मोहरा तक आगे बढ़ने की ताकत न रखे। असल में अमेरिकन फुटबॉल मेंटालिटी का इस्तेमाल एक वॉरफेयर के तौर पर होता है, जहां मुख्य लक्ष्य ज़बरदस्ती और बड़ी रणनीति से दुश्मन के इलाके को जीतना होता है। लेकिन ईरान का मानना है कि ये युद्ध ईरानी शतरंज की सोच से जीता जाएगा, जहां ईरान का जोर युद्ध को लंबा खींचकर अमेरिका को थका देना है। ट्रंप ने कहा है कि जब तक ईरान बिना शर्त सरेंडर नहीं करता, कोई शर्त नहीं लगेगी, कोई बातचीत नहीं होगी, सिर्फ सरेंडर होगा। ईरान बिना शर्त सरेंडर नहीं करता तब तक ईरान से कोई समझौता नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ही ईरान का नया नेता चुनेगा, अमेरिका ही आने वाले दिनों में ईरान का विकास करेगा, अमेरिका और उसके सहयोगी देश ही ईरान को फिर से बसाएंगे। ट्रंप ने मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के बाद अब मिगा मतलब कि मेक ईरान ग्रेट अगेन का नारा दिया है। मतलब ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान अब हमारा है, ईरान की सत्ता को हमें उखाड़ फेंकना है, ईरान को हमें जीतना है और उसके बाद ईरान को हम दोबारा बनाएंगे और बिल्कुल अमेरिका की तरह मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तरह मेक ईरान ग्रेट अगेन। इजरायल एयरफोर्स ने तेहरान में ईरानी सीनियर कमांड पर हमला कर दिया है। इजरायली सेना ने कहा है कि तेहरान और इस्फहान में टारगेट पर हमलों की नई लहर हमने चला दी है। पश्चिमी ईरान के शहर इलम और राजधानी तेहरान के दक्षिण में कोम शहर के 3 हवाई इलाकों में हमले हुए हैं। युद्ध के 7वें दिन इस समय इजराइल की तरफ से ये बहुत बड़ा हमला ईरान के 2 बड़े शहरों पर किया गया है। ईरान के इलम पे ज़बरदस्त हवाई हमला किया गया है और उसके अलावा पश्चिमी ईरान का एक और शहर है। इसके अलावा दक्षिण में कोम शहर पर भी हमला किया गया है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीम के अनुसार ईरान ने कुवैत के पास एक अमेरिका के तेल टैंकर पर हमला किया है। ईरान ने यह बड़ा जवाब दिया है। यह खबर इसलिए भी बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि तेल संकट को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है और ईरान तेल टैंकर्स को निशाना बना रहा है। आप याद कीजिए, ब्रिटिश के एक ऑयल टैंकर पर भी उसने हमला किया था और यह हमला उसने कुवैत में जाकर किया था। और अब अमेरिकी ऑयल टैंकर वाले शिप पर ईरान की तरफ से यह हमला हुआ है। और यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका की तरफ से दावा किया गया कि हमने ईरान की पूरी नौसेना को तबाह बर्बाद कर दिया है, खत्म कर दिया है। युद्ध को भी डील की तरह देखने वाले ट्रंप क्या ईरान को पढ़ने में भूल कर गए? अब ये सवाल आपके हमारे सबके मन में है, क्योंकि ईरान ने आज खबरदार कर दिया है कि अमेरिका भले ही युद्ध को फुटबॉल मैच की तरह देख रहा हो, लेकिन ईरान शतरंज के खेल की तरह युद्ध को लंबा खींचने की तैयारी करके बैठा हुआ है। अमेरिका को, इजराइल को थका देना उसका उद्देश्य है। युद्ध शुरू होने से पहले खामेनेई ने जो कहा वो हुआ। युद्ध शुरू होने से पहले ट्रंप ने जो कहा वो कर रहे हैं। I will never allow the world's #1 sponsor of terror, which they are by far, to have a nuclear weapon. Can't let that happen. अमेरिका ने भले ही ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया हो, युद्ध के पहले दिन के शुरुआती घंटों में ही ईरान को हिलाकर रख दिया हो, लेकिन फिर भी अमेरिका जैसी महाशक्ति इजराइल के साथ मिलकर भी पश्चिम एशिया को जलने से नहीं बचा पाई। 28
28 फरवरी से शुरू हुआ युद्ध हफ्ते भर का हो चुका है, लेकिन अब तक अमेरिका ईरान को न तो झुका पाया और न ही ईरान का हौसला तोड़ पाया है। We have no option just to resist to the last bullet that we do have and to the last soldier that we do have. ईरान अगर खून के आखिरी कतरे तक लड़ने का ऐलान कर रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार खबरदार करते हुए ईरान को धमकी पर धमकी देते हैं। Once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police to lay down their arms. They're only going to be killed. And we'll be giving you really the right side of history, because that's what it is. So you'll be perfectly safe with total immunity, or you'll face absolutely guaranteed death. ईरान के सामने अमेरिका इजराइल की इस जंग को दुनिया सांस रोक कर देख रही है, ईरान को ध्यान से सुन रही है, जो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ युद्ध में फुटबॉल बनाम शतरंज की रणनीति को लेकर खबरदार कर रहा है। We are resisting, and this is a resistance for the history, for the region, for the world, for international law, for the principles of international law, for ethics, for morality, and we are going to resist. And this is for the record of the history. Iranians are sacrificing because rogue, reckless behavior is happening against Iran. ये सईद खतीबजादे जो ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री हैं और भारत के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने जंग के 7वें दिन अमेरिका को आगाह किया है। कहा है कि अमेरिका युद्ध को अमेरिकन फुटबॉल की सोच से देखता है, वहीं ईरान शतरंज की तरह सोच रहा है। We are Iran, we are Persia, we are country of chessmate, and you know that. You are also Indo-Persian civilization is which we are just which we share with each other. We are not in American football mentality. We are in chess mentality. तो ईरान कह रहा है कि अमेरिका खबरदार हो जाए, क्योंकि युद्ध किसी फुटबॉल मैच की तरह छोटा ना होकर शतरंज की तरह लंबा चलेगा। वो ये ना सोचे कि वो तेहरान में इस तरह के हमले करके 9 करोड़ लोगों को डरा सकता है। ये तेहरान का मशहूर आजादी स्टेडियम, जिससे निकलता धुएं का गुबार उन हमलों का नतीजा है जिनमें तेजी की बात अमेरिकी रक्षा मंत्री की तरफ से की जा रही है। लेकिन अमेरिका का ये घमंड उसके सहयोगी देशों के यहां लगी आग की लपटें जला रही हैं। दुनिया अमेरिका जैसी महाशक्ति को ईरान की ड्रोन पावर के सामने निशब्द होते देखकर हैरान है, लेकिन ट्रंप फिर भी खुद को विजेता की तरह पेश करते हुए खामनेई के बेटे तक को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर रहे हैं। The United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not threaten America or its neighbors, Israel, anybody. President Trump is asking for change in the leadership of Iran, and he says that I have to have voice on that, while he cannot appoint even the mayor of New York. ईरान में शहादत सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं है, बल्कि ये ईरान की राजनीतिक सोच का अहम हिस्सा है। इसीलिए ईरान को लेकर यह माना जा रहा है कि भले ही अमेरिका और इजराइल कागज पर सैन्य ताकत में ईरान के मुकाबले भारी दिखें, लेकिन फिर भी ईरान को झुकाना आसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान भी इस युद्ध की तैयारी दशकों से करता आया। ऐसे में अगर शतरंज की बाजी की तरह ये युद्ध भी लंबा चला तो अमेरिका के लिए ईरान का युद्ध वियतनाम और अफगानिस्तान जैसी शर्मिंदगी का क्या सबब भी बन सकता है। प्रणय और सुमित दोनों हमारे साथ हैं और हम आप दोनों से, एक से शतरंज नीति और एक से फुटबॉल नीति। तो प्रणय, पहले आप बताइए कि क्या है ईरान की ये शतरंज नीति। देखिए, ईरान की शतरंज नीति ये साफ बताती है कि किस तरीके से वो अपने टर्फ के ऊपर, अपने देश की ज़मीन का इस्तेमाल करते हुए वो इस बात का इंतज़ार करेगा कि अमेरिका की फ़ौजें आएँ तो सही, क्योंकि वो अपनी ज़मीन अच्छी तरीके से जानते हैं। कितना ही इंटेलिजेंस आप क्यों ना गैदर कर लें, लेकिन ज़मीन की हकीकत बहुत सारी चीज़ें तय करती हैं और बहुत सारी चीज़ों का रुख बदलती हैं। इसीलिए ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने जो सोशल मीडिया पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि लेकिन प्रणय, जब हवाई हमले में अमेरिका और इजराइल का कोई जवाब नहीं है, तहस नहस तबाह बर्बाद ईरान को वो लोग कर रहे हैं,
और सारे जहाज़, युद्धपोत, ये सभी डुबो देने का उन्होंने दावा कर दिया है, तो फिर बचा क्या? देखिए, उसके बावजूद ईरान करीब करीब 9 करोड़ से ज़्यादा लोगों का देश है और इतनी बड़ी आबादी वाले देश के अंदर ये कोई मोनोलिथिक जगह नहीं है, कोई एक जगह नहीं है। और साथ ही आप जिस लीडरशिप को ढूंढ के खत्म करने की बात कर रहे हैं वो जिले तालुका से वहां से शुरू होती है, जो इमाम का स्ट्रक्चर है जो कि ऊपर तक जाता है, पूरी एक वेल एंट्रेंस्ड व्यवस्था है वहां पर। तो किस किस को खत्म करेंगे, कैसे कैसे खत्म करेंगे, ये अभी इनको नहीं पता है। और इसीलिए माना जा रहा है कि ईरान के जो उप विदेश मंत्री हैं वो शतरंज की बाजी की बात करते हैं यहाँ पर, जिसके अंदर हर चाल के साथ में रुख बदलेगा और बहुत सारे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन खुल जाते हैं। ठीक है प्रणय। सुमित, फुटबॉल नीति, आक्रामकता, हमला, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, क्या आपको लगता है ईरान को क्यों लग रहा है कि अमेरिका इजराइल की आक्रामकता ठीक नहीं है और उसका वो मुकाबला कर लेंगे? देखिए, उनका मुकाबला कर लेंगे क्योंकि आपने शुरुआत जब बुलेटिन की थी आपने कहा था कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो सत्ता अपने हिसाब की जाते हैं, रिजिम अपने लेकिन दरअसल गाज़ा नहीं है ईरान गाज़ा नहीं है और ईरान ना ही वेनेजुएला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, क्योंकि जब हम डिस्कस कर रहे हैं कि आखिरकार उनकी आक्रामकता, उनके जो ऑफेंसिव है, जो जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल दिखा रहे हैं, दरअसल ईरान को इनकी आदत है। ईरान ने अपने आप को इस तरीके से तैयार किया हुआ है कि इन आक्रामकताओं को झेलना, उनका मुकाबला करना। आप लगातार देखें कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस कितने सालों से लगा रखे थे। ये पहली ऐसी कंट्री थी जिन्होंने ना सिर्फ उनकी एम्बेसी बंद की बल्कि उनके, आप कह सकते हैं, लोगों को हॉस्टेजेस बनाए। और उसके बाद भी अमेरिका के सैंक्शंस को झेलने के बाद ईरान लड़ता रहा और अभी भी ईरान ये बात कहता है कि जितना लंबा समय इनको लगेगा हम लड़ते रहेंगे। शायद ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ दो देशों के बीच में नहीं, ईरान की सुप्रीमेसी को लेकर है, उसके वजूद को लेकर है, ईरान के सुप्रीम लीडर, ईरानी रेवोल्यूशन को लेकर है। इसी वजह से ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं, क्योंकि ईरान को पता है कि जिस दिन उसने सारी चीजों को, अमेरिका की शर्तों को मान लिया, उसका वजूद खत्म, उसका डोमिनेंस खत्म और ईरान को फिर वैसा ही अमेरिका ट्रीट करेगा जैसा लगातार वो बाकी मुल्कों को करता है। तो ईरान बाकी देशों के जैसा होना नहीं चाहता है। प्रणय, सुमित दोनों इसी बात पर जोर दे रहे हैं, लेकिन यहां पर ईरान लगातार तेल टैंकर्स पर हमले कर रहा है। अमेरिका के एक तेल टैंकर पर अभी हमला किया, ब्रिटेन के एक तेल टैंकर पर कल उसने हमला किया था और वो भी कुवैत में जाकर हमला किया था। प्रणय और सुमित, जल्दी कम शब्दों में ये किस तरह की आर्थिक चोट पहुंचाना चाहता है ईरान, और इसका अमेरिका इजराइल पर असर कितना पड़ेगा, दुनिया पर भी? देखिए सईद, अगर आप ईरान की नीति देखें तो ईरान अपनी जो हिट बैक की, यानी अपनी पलटवार की क्षमता को दिखाना चाहता है। इस तमाम बमबारी के बावजूद, इस तमाम सैन्य कार्रवाई के बावजूद अगर वो पलटवार कर पा रहा है, अगर वो चिन्हित कर पा रहा है, चाहे अमेरिकन एसेट्स हैं या दूसरे ठिकाने हैं या अमेरिका के बेसेस हैं, तो ये चीज़ें बताती हैं कि कहीं ना कहीं ईरान को जानकारियाँ मिल रही हैं, वो प्रिसिशन गाइडेड जो स्ट्राइक्स हैं वो कर पा रहा है, और साथ ही उसके पास में वो हथियार अभी मौजूद हैं जिनसे वो तेल टैंकर हों, चाहे वो MIRV की मिसाइलें हों जो कि इजराइल तक पहुंच सकती हैं, या फिर वो अमेरिका के बेसिस को या ड्रोन्स को हिट करने की कोशिश है। ये सारी चीज़ें वो कर पा रहा है, ये दिखाने की कोशिश है। सुमित, हम आएंगे आपके पास पढ़ने के बाद, लेकिन एक बड़ी खबर इस समय आ गई है और वॉर ब्रेकिंग दो देशों से आ रही, घड़ी के दो देशों से इस समय दो बड़ी खबरें आ रही हैं। तो इस युद्ध को और आगे बढ़ाती है खबर, कुवैत में अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमला कीजिए। देखिए, ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो अमेरिकी सैन्य बेसिस को निशाना बना रहा है। कतर सरकार ने मोबाइल फ़ोन पर अलर्ट भेजा है। ये दूसरी खबर आई है, कुवैत की बात हम कर रहे हैं, और उसके बाद अमेरिकी बेस पर एक बार फिर से हमला हुआ है। मतलब मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं उन पर लगातार ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं, रुक कर ही सही। पहले दिन, आज 7वां दिन है, पहले दिन तो ज़बरदस्त हमले किए थे और लगभग हर देश में अमेरिकी सैन्य अड्डों को तबाह बर्बाद करने की कोशिश ईरान की तरफ से हुई थी, मिसाइलें वहाँ पर दागी गई थी। और अब खबर ये आ रही है कि अभी भी ईरान रुका नहीं है, अमेरिकी बेसिस पर वो हमला कर रहा है, और ये वो सैन्य बेसिस हैं, वो अड्डे हैं जहाँ से ईरान पर हमला हो सकता है। तो ये वही शतरंज की चाल है, जहाँ से मिडिल ईस्ट से अगर उस पर कहीं से हमला हो सकता है तो उन सभी जगहों को तबाह बर्बाद किया जाए। तो ईरान के हमले लगातार हो रहे हैं, और ईरान हमले कैसे कर रहा है? ईरान हमले कर रहा है मिसाइल दाग के, क्योंकि ईरान की जो सबसे बड़ी ताकत है, जो सबसे बड़ी शक्ति है, वो ईरान की मिसाइल है। हम दो
खबरें, बड़ी खबरें इस समय आपको बता रहे हैं। तो लगातार ईरान के हमले हो रहे हैं। अगर ईरान कुछ हमले कर रहा है तो अपनी मिसाइलों से कर रहा है। मिडिल ईस्ट के देशों पर जो उसने अमेरिकी सैन्य बेसिस को अगर तबाह बर्बाद किया है या वहां पर हमले किए हैं तो अपनी मिसाइलों से किए हैं। इजराइल पर अगर जो हमले कर रहा है वो मिसाइल से हमले कर रहा है और बैलिस्टिक मिसाइल्स तक का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान की सबसे बड़ी शक्ति उसकी मिसाइल्स। युद्ध के 7वें दिन ईरान ने विध्वंसक मिसाइल की नई खेप झोंक दी है। इजराइल पर ईरान ने खुर्रम शहर 4 मिसाइल से अटैक किया है। फतेह से लेकर खैबर मिसाइल तक को ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले में इस्तेमाल किया है। तो क्या यह सच है कि युद्ध के 7वें दिन तक ईरान अपनी मिसाइल की ताकत से अपने से ज्यादा ताकतवर अमेरिका और इजराइल को शतरंज की रणनीति के आधार पर थकाकर हरा देना चाहता है, जहां दुनिया के सामने ट्रंप ये दिखाने में जुटे हैं कि ईरान समझौते की बात करना चाह रहा था। They're calling, they're saying, how do we make a deal? I said, you're being a little bit late, and we want to fight now more than they do. लेकिन ट्रंप के इस दावे से उलट ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि किसी तरह के समझौते की बात ईरान ने नहीं की है, बल्कि ईरान ने ट्रंप के दावे पर यह कहा कि हमारा मुल्क अमेरिकियों के यहां पर जमीन पर आने का इंतजार कर रहा है। सवाल है कि क्या ईरान अपनी मिसाइल पावर के दम पर अमेरिका को युद्ध के 7 दिन बाद भी बड़े हमले के लिए चेतावनी दे रहा है। इन वीडियो को याद करिए, फरवरी 2025 जब पिछली बार लड़ाई के दौरान ईरान ने अंडरग्राउंड टनल का वीडियो जारी किया। ईरान ने दिखाया कि जमीन से 1600 फीट नीचे किस तरह मिसाइल सिटी में ईरान के हथियारों का जखीरा रखा हुआ है, जहां मिसाइल बनाने से लेकर लॉन्च तक करने का इंतजाम रहता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर के मुताबिक ईरान के पास इस तरह की 5 मिसाइल सिटी हैं, जो तेहरान, रमान शाह, सेमनान समेत अन्य शहरों में है। लेकिन सवाल है कि क्या जो मिसाइल सिटी ईरान की सबसे बड़ी ताकत दुश्मन के सामने रही, वही सबसे बड़ी कमजोरी बन रही है? सवाल का जवाब समझने के लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो पर गौर करना है। ये तेहरान का वीडियो है, जहां पर इजरायली सेना बताती है कि 50 लड़ाकू विमान से इतना बम गिराया गया है कि तेहरान में खामनेई के अंडरग्राउंड मिलिट्री बंकर को नष्ट कर दिया गया। इसीलिए खबरदार करता यह सवाल आता है कि जो इजराइल लड़ाकू विमान से बम गिराकर ईरान के अंडरग्राउंड बंकर को तबाह कर दे रहा है, जो अमेरिका बंकर बस्टर बम गिरा के इजराइल की मिसाइल ठिकानों को खत्म कर रहा है, क्या ऐसी हालत में ईरान के सामने चुनौती है कि वो कैसे अपनी मिसाइल सिटी से मिसाइलों को निकाले? क्या इस वक्त ईरान की सबसे बड़ी ताकत यानी उसकी मिसाइल ही सबसे बड़ी कमजोरी बन रही है? इसके लिए आपको एक पुराना वीडियो दिखाते हैं। कुछ इस तरह पहले ईरान अंडरग्राउंड लॉन्चर से मिसाइल दागता रहा है, लेकिन 2025 में हुई लड़ाई के बाद ईरान ने दावा है कि अपनी रणनीति बदली, जब अंडरग्राउंड मिसाइल लॉन्चर लोकेशन पर इजराइल ने चुन चुन कर वार किया। तो रिसर्च एनालिस्ट डेकर अवलेथ के मुताबिक अब की बार ईरान ने अंडरग्राउंड लॉन्च लोकेशन से मिसाइल दागने में बड़ा बदलाव किया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने युद्ध शुरू होने से पहले अपने कुछ ट्रक लॉन्चर और मिसाइलों को बंकर से बाहर निकाल लिया है, ताकि उन्हें फैलाकर हमलों से बचाया जा सके और दुश्मन पर वार किया जा सके। लेकिन अब इजराइल की तरफ से हमले के जारी किए गए वीडियो पर गौर करिएगा। यहाँ देखिए ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को इजराइल कैसे तबाह कर रहा है। और ये पहला नहीं है, ये दूसरा मिसाइल लॉन्चर है जिस पर ईरान में अटैक हो जाता है। ये तीसरा है जिससे ईरान मिसाइल लॉन्च करने वाला था, तभी इजराइल ने नष्ट कर दिया। ये चौथा मिसाइल लॉन्चर भी बर्बाद कर दिया गया। ये पांचवा और ये छठा।
दावा है कि इस तरह एक तरफ ईरान की मिसाइल ताकत को इजराइल और अमेरिका ने घेर दिया, जिसकी वजह से ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक की संख्या में भारी कमी आ रही है। क्या ये वीडियो अमेरिकी दावे की पुष्टि करता है, जहां पर अमेरिकी सेना की तरफ से ईरानी सेना के ठिकानों को तबाह कर दिया जा रहा है? जहां पश्चिमी ईरान की तरफ सबसे ज्यादा वार हो रहा है ताकि इजराइल की तरफ मिसाइल पावर का इस्तेमाल ईरान कम कर सके। सैटेलाइट इमेज से भी दावा किया जाता है कि ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज को, जो उसके हथियारों के जखीरे की सुरक्षा के लिए बनाई गई, अब कमजोर टारगेट बन रही हैं, क्योंकि अमेरिकी और इजरायली हमले लॉन्चर और उसके मुहाने पर हो रहे हैं, जिससे बढ़ते युद्ध के बीच तेहरान के मिसाइल हमले कम होते जा रहे हैं। लॉन्चर्स पे अटैक हो रहा है, लॉन्चिंग साइट्स पे अटैक हो रहा है, जहां पर भी सस्पिशन होता है वहां पर अटैक कर दिया जाता है। बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के पास, इनके सैटेलाइट सिस्टम्स हैं, ड्रोन सिस्टम्स हैं, यूएवीज हैं, वो सब मॉनिटर कर रहे हैं, लाइव इनपुट्स मिल रहे हैं। और अभी क्योंकि एयर सुप्रीमेसी है, इनके F-35, F-18 जितने भी F-16, 15 जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, वो बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट 5-5 मिनट में कर रहे हैं। अमेरिका ने ये वीडियो भी जारी किया है और दावा किया है कि ईरान के एयरक्राफ्ट हैंगर पर हमला हुआ है। ऐसे वीडियो के साथ अमेरिका ये दावा करता है कि अमेरिकी बेस और अमेरिका के साथी यानी खाड़ी देशों पर हमला करने की ईरानी ताकत पर सीधा वार किया जा रहा है। सुमित, प्रणय दोनों हमारे साथ हैं। प्रणय, कितनी बड़ी शक्ति है मिसाइल्स की ईरान के पास, जिसके दम पर ईरान इस युद्ध को लंबा खींचना चाहता है? देखिए सईद, ईरान ने बहुत लंबे समय, जैसा सुमित भी अभी कह रहे थे, इस लड़ाई की तैयारी की है। उसने मिसाइलों का जखीरा इकट्ठा किया है, उसने ड्रोन्स इकट्ठे किए हैं। लेकिन अगर आप अमेरिका और इजराइल की स्ट्रैटेजी देखें तो उन्होंने ईरान के एयर डिफेंसेस को ख़त्म करने के बाद निशाना बनाना शुरू किया ईरान के लॉन्चर्स को, क्योंकि आपके पास मिसाइलें और ड्रोन्स हो सकते हैं लेकिन उन सबको लॉन्चर्स की ज़रूरत होती है, इसलिए लॉन्चर्स को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है। आप जो है अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर की ब्रीफिंग देखें, IDF की ब्रीफिंग देखें, तो वो खास तौर पर इसका जिक्र कर रहे हैं कि हम ईरान की जो मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स हैं उनको निशाना बना रहे हैं, और साथ ही मिसाइलों को वॉरहेड के साथ असेंबल करने की ज़रूरत पड़ती है, साथ ही मिसाइलों की आगे मैन्युफैक्चरिंग ना हो सके उसको टारगेट किया जा रहा है। यानी ईरान की जो प्रहार क्षमता है उसकी कमर तोड़ने की कोशिश के साथ में लगे हुए हैं ईरान के इजराइल और अमेरिका। लेकिन ईरान की कोशिश ये है कि वो कई चाल, जैसे शतरंज की चाल का जिक्र कर रहे थे उसके उप विदेश मंत्री, उसने शायद इन चालों को प्रेडिक्ट किया और इसीलिए कुछ चीजें जो है पड़ेगा। सुमित, इस पर हम आपका रिएक्शन भी जा रहे थे, लेकिन एक बड़ी खबर आ गई है इस बीच। ये युद्ध 7 दिन के बाद क्या बेखतरनाक मोड़ पर बढ़ रहा है। ये बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग के समय आ गई है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान को खुफिया जानकारी रूस दे रहा है ताकि वो अमेरिकी सेना को निशाना बना सके। अधिकारियों ने कहा कि खुफिया जानकारी देने में मिडिल ईस्ट में अमेरिकी जंगी जहाज़ों, हवाई जहाज़ों की लोकेशन भी शामिल है। ये बेहद बड़ी खबर है, और बड़ी खबर इसलिए भी कि अब एक अमेरिकी अखबार, बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने रूस पर आरोप लगा दिया है, और आरोप भी वो कोई ऐसा वैसा नहीं है, खतरनाक है, गंभीर है, खुफिया जानकारी देने का है। सुमित, ये क्या युद्ध के दायरे को बढ़ाने वाला आरोप नहीं है? देखिए, मैं इस रिपोर्ट में एक बात और जोड़ देता हूं कि सिर्फ रूस नहीं, चीन भी लगातार मदद कर रहा है, और ऐसा नहीं कि एकाएक हुआ है। 2025 के बाद से ही जब रिव्यू मीटिंग्स हुई ईरान के अंदर अपनी सिक्योरिटी को लेकर, अपने डिफेंस मैकेनिज्म्स को लेकर, तो डिसाइड किया गया कि हमको 2 सबसे इंपॉर्टेंट काम करने हैं जो हमने 2025 में गलतियां। सबसे पहले इंटीग्रेटेड अपने डिफेंस सिस्टम्स बनाने हैं, मिसाइल लॉन्चर्स बनाने हैं, यानी वो एक जगह पर उनको इंफॉर्मेशन मिल सके। दूसरा, इंटेलिजेंस कैसे मिल पाए, सैटेलाइट जानकारी कैसे मिल पाए, क्योंकि उसका अभाव ईरान के पास मौजूद था, उसका अभाव ही ईरान को कमजोर करता जा रहा था। तो इसी वजह से लगातार ये कोशिश की गई कि इसके लिए रूस और चीन दोनों की मदद ली जाएगी। और शायद इसी वजह से अगर आप देखें कि अमेरिका पर जो हमले हो रहे हैं सईद, वो हमले ऐसे पिन पॉइंटेड हो रहे हैं, ऐसे लगातार हो रहे हैं, जिससे अमेरिका को भी ये डर लग रहा है कि देखिए, हमारे बेसिस पे एकाएक इतने बड़े अटैक कर देना,
उन बिल्डिंगों पर अटैक कर देना जहां पर हमारे ऑफिसर रह रहे हैं। ये जानकारी ईरान को कैसे प्राप्त हो रही है और लगातार लंबे अटैक किए जा रहे हैं। तो शायद यही अमेरिका और इजराइल का कंसर्न है कि शायद अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान को ये जानकारियां रूस और चीन की तरफ से ही मुहैया कराई जा रही हैं। इराक के कुर्द लड़ाकों को भी निशाना बनाया गया है। कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर ईरान ने हमला कर दिया है। इराक में मौजूद कुर्द लड़ाकों का इस्तेमाल अमेरिका ईरान में करने की योजना बना रहा है और उसे देखते हुए ईरान ने इराक में कुर्द लड़ाकों के हेडक्वार्टर्स पर हमला कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान याद कीजिए, उन्होंने खुद कहा था कि हम कुर्द लड़ाकों से बातचीत हमारी चल रही है और इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा थी कि अमेरिका कुर्द लड़ाकों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करेगा। और ये अगर ऐसा होता है, कुर्द अगर ईरान के खिलाफ आ गए तो ईरान को काफ़ी नुकसान अपने ही घर में होगा और कुर्द उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते थे और अमेरिका यही चाहता है। लेकिन उससे पहले ही ईरान ने कुर्द लड़ाकों के हेडक्वार्टर्स को निशाना बना दिया है। ईरान में कुर्द भी रहते हैं, कुर्द सुन्नी हैं जो ईरान से लेकर सीरिया तुर्की तक फैले हुए हैं। अगर इन कुर्द लड़ाकों ने ईरान के IRGC के विरुद्ध मोर्चा खोला तो इससे ईरान में गृह युद्ध की आशंका बढ़ जाएगी, ईरान को नुकसान होगा। कुर्द शक्तिशाली हैं। अमेरिकी सेना का सेंट्रल कमांड ईरान पर ताबड़तोड़ हमले करता है। ईरान की नौसेना भी अमेरिका के निशाने पर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ईरान में सेना भेजने को लेकर है। अमेरिका भी जानता है कि ईरान में बिना सेना उतारे सत्ता परिवर्तन मुश्किल है, इसीलिए यहीं पर कुर्द लड़ाकों की एंट्री होती है। कुर्द लड़ाकों के 5 गुटों ने ऐसे अभियान के लिए एक नया गठबंधन भी बनाया है। इसे CIA और मोसाद की सहायता मिल रही है। Iran is hoping that we cannot sustain this, which is a really bad miscalculation for the IRGC in Iran. You see, there's no shortage of American will here. ईरान के खिलाफ अमेरिकी इजरायली बमबारी के बीच कुर्द लड़ाकों का जमीनी हमला तेहरान में सरकार पर दबाव बढ़ा सकता है। अमेरिका को लगता है कि इससे ईरान में बगावत को बल मिलेगा जो देश के दूसरे हिस्सों में फैल सकता है। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी इजरायली हमले शुरू होने से 6 दिन पहले इराक में पनाह लिए 5 नाराज कुर्द ईरानी गुटों ने ईरान से लड़ने के लिए कोएलिशन ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेज ऑफ ईरानी कुर्दिस्तान बनाने का ऐलान किया। इन कुर्द गुटों के पास ईरान इराक बॉर्डर पर हजारों सैनिक हैं और ये अहम इलाकों को कंट्रोल करते हैं। एक गुट के करीबी सूत्र ने बताया है कि हाल के हफ्तों में कुर्द ईरानी गुटों ने सरकार की सेनाओं के खिलाफ हमले की तैयारी के तहत बॉर्डर के इराक की तरफ के कैंप से अपने सैकड़ों लड़ाकों को ईरान की तरफ भेजा है। और सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिका भले खुलकर इनका ईरान में इस्तेमाल किए जाने की बात से कन्नी काटे, लेकिन व्हाइट हाउस ने यह माना है कि इराक में मौजूद कुर्द नेताओं से डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है। I can comment on the fact that the president has held many calls with partners, allies, and leaders in the region, in the Middle East. He did speak to Kurdish leaders with respect to our base that we have in northern Iraq. कुर्द पश्चिम एशिया के तुर्की, इराक, ईरान, सीरिया और आर्मेनिया में रहते हैं। एक अनुमान के मुताबिक कुर्द की कुल आबादी 4 से 4.5 करोड़ के आसपास है। इनकी अपनी संस्कृति और परंपराएं हैं और ये पश्चिम एशिया के चौथे सबसे बड़े जातीय समूह हैं। कुर्द मूल के लोग ईरान में भी रहते हैं, जिनका इस्तेमाल अमेरिका ईरान में करने जा रहा है। ईरान को अमेरिका के इस प्लान की शुरुआत से खबर है, इसलिए युद्ध शुरू होने के 4 दिन बाद इराक में कुर्द लड़ाकों के इलाके में ईरान ने मिसाइल दाग दी। अमेरिका के साथ कुर्द लड़ाके लगातार काम कर रहे हैं, चाहे वो इराक में सद्दाम हुसैन के खिलाफ लड़ाई हो या फिर ISIS के खिलाफ मोर्चा संभालना हो या फिर ईरान में इस्लामिक शासन के विरोध में हथियार उठाने का हो। शिया बहुल ईरान में 9 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें 10% कुर्द बताए जाते हैं। ये सुन्नी मुस्लिम होते हैं जो ईरान के उत्तर पश्चिम में रहते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप इन्हीं पर ईरान में विद्रोह भड़काने के लिए दांव लगा रहे हैं, जिसने ईरान को भी खबरदार कर दिया है। Of all, please do not demonize our courts. Okay. Our courts are the center to our identity, to the Iranian identity. We are very much proud of our Kurdish people inside Iran. You are talking about separatists who have been nourished by CIA and Mossad. We are born to fight separatism. Iran has a very
a strong identity. Iran is the oldest living civilization on earth, and we know how to defend our identity. And I'm sure that the first front against those separatists are the courts, our courts. अमेरिका की योजना बिना सैनिक उतारे ईरान पर कब्जे की है। इसके लिए रणनीति सीधी है, हवाई हमलों से ईरान की सेना को कमजोर करो और जमीन पर कुर्द लड़ाकों का इस्तेमाल करो। हालांकि इससे ईरान में आंतरिक संघर्ष भड़क सकता है, लेकिन इससे अमेरिका को क्या? कितनी संभावना इस बात की प्रणय कि अमेरिका कुर्द लड़ाकों को अपनी तरफ करके ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर ले? देखिए, बहुत लंबे समय से खासतौर पर इराक के इलाके के अंदर, चूंकि आज जैसा आपने कहा कि कुर्द जो हैं वो तुर्की, ईरान, इराक उस बॉर्डर के क्षेत्र के अंदर हैं, बहुत लंबे समय से अमेरिका उन्हें हथियार देता रहा है, उन्हें आर्म करता रहा है और इनफैक्ट ISIS के खिलाफ लड़ाई के अंदर अमेरिका ने लंबे समय तक इन कुर्द लड़ाकों का इस्तेमाल भी किया है। तो जाहिर तौर पर अमेरिका की फिर कोशिश होगी कि एक बार इनको हथियार दिए जाएं। कई इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये इशारा कर रही हैं कि बीते कुछ समय के दौरान इरबिल के आसपास कई अमेरिका के लड़ाकू विमान उतरे हैं, वहां से हथियार पहुंचाए गए हैं। हालांकि इनकी कोई पुष्टि अमेरिका ने अभी तक नहीं की है, लेकिन जिस तरीके से अचानक अब चर्चा के अंदर कुर्द लड़ाके आने लगे हैं, उससे लगता है कि जमीन के अंदर ऑपरेशन में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि जो कुर्द अथॉरिटी है उसने साफ तौर पर एक बयान जारी करके कहा है कि हम इस लड़ाई में शामिल नहीं हैं, हम इस लड़ाई से दूर हैं और हम ईरान पर के खिलाफ किसी तरीके की कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन प्रणय, आपकी बात को हम आगे बढ़ाते हुए सुमित के पास जाते हैं। ईरान ने अगर कुर्दों के हेडक्वार्टर्स पर हमला कर दिया है तो ये लड़ाई तो शुरू हो चुकी है। मानते हैं आप कि कुर्द अब लड़ाई में कूद चुके हैं या? देखिए सईद, उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसा प्रणय ने भी आपको बताया कि देखिए कुर्द की जो संख्या है, खासतौर पर ट्राइबल्स के तौर पर, एथनिक ट्राइबल्स के तौर पर कुर्द को देखा जाता है। अगर आप देखें सीरिया की बात कर लीजिए, इराक की बात कर लीजिए, आप अजरबैजान के कई इलाकों में, अभी इराक के इलाकों में। लेकिन अभी जो मेजर कंसर्न है ईरान के लिए वो है नाक्चिवान का वो इलाका जो अजरबैजान का एक ऑटोनोमस रीजन है, जो अर्मेनिया के बेहद करीब पड़ता है। आपको याद होगा कि जब कल अटैक किए गए थे तब ये आशंका थी कि देखिए इन इलाकों पर अटैक करने के पीछे का ईरान का मकसद साफ था कि यहां पर CIA और मोसाद जो है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है अमेरिका की और मोसाद की, वो लगातार इनका इस्तेमाल कर सकती है। वो इनका इस्तेमाल इसलिए कर रही है क्योंकि वो एक वैक्यूम क्रिएट करना चाहती है और ये दिखाना चाहती है कि कुछ लोग जो हैं कुर्द लड़ाके वो ईरान के खिलाफ है। ऐसा नहीं होगा। ईरान का मानना ये है कि दरअसल वो एक इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होंगे इन दोनों एजेंसीज के, और यही मेजर कंसर्न है इस समय ईरान का। तभी उसने, आप देखें कि उन इलाकों के अंदर अटैक करने की कोशिश की ड्रोन से। और एक वार्निंग शॉट था ये कि देखिए अगर आपने, हमारी नजरें आपके ऊपर है, हम लगातार इन इनपुट को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो फिर हम भी रिटेलिएशन करेंगे, हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो बिल्कुल प्रणय ने बिल्कुल सही कहा कि देखिए ये कुर्द ने बहुत क्लियर कर दिया है कि हम इस वॉर में, इस पूरे संघर्ष में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। 30 सेकंड, 30 सेकंड आप दोनों के। युद्ध भयानक होता जा रहा है, झुकने को, थमने को कोई तैयार नहीं है। ईरान को सरेंडर करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह चुके हैं, कह रहे हैं लगातार। लेकिन क्या ये इतना आसान है? ये इतना आसान नहीं है। अमेरिका की कोशिश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते को दोबारा सामान्य बनाने पर है, जो कि नहीं हो रहा है। वहाँ पर आवाजाही पूरी तरह से बंद है और इस कारण तेल के दाम $120 प्रति बैरल पहुँचने का डर सता रहा है। मतलब ये कि तेल महंगा होने लगा है और ये पूरी दुनिया को डरा रहा है। अमेरिका की तरफ से इस तरह के प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करके ईरान में कार्रवाई को अभूतपूर्व बताया जा रहा है, लेकिन पश्चिम एशिया में ईरान के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। अकेले UAE ने ही ईरान की तरफ से 9 मिसाइल और 112 ड्रोन दागे जाने का दावा किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर है। युद्ध के कारण दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाजों की आवाजाही लगभग बंद हो गई है। JMIC यानी ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर की 6 मार्च की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में इस रास्ते से सिर्फ 2 कमर्शियल जहाज गुजरे हैं। ये दोनों ही मालवाहक जहाज थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ट्रैफिक कम होने की सबसे बड़ी वजह इस इलाके में कमर्शियल जहाजों पर लगातार होते रहे हमले हैं।
इसके चलते शिप ऑपरेटर्स ने सावधानी बरतते हुए अपने जहाजों को रोक दिया। JMIC ने इस पूरे क्षेत्र के लिए क्रिटिकल सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर रखा है। अब सबकी नजरें अमेरिका पर है कि वो क्या करता है, क्योंकि अगर तेल के दाम $100 तक गए तो फिर अमेरिका में भी हाहाकार मचना तय है। इसलिए अमेरिका की तरफ से तेल के टैंकर्स को सुरक्षा देने को लेकर सवाल दागे जाने लगे हैं। The timeline for making the Strait of Hormuz safe for oil tankers to transport their oil through the strait, what is that timeline and what can the president do to speed up that timeline? I don't want to commit to a timeline, but certainly it's something that is being calculated actively by both the Department of War and the Department of Energy. They're working very closely. Both secretaries are in all of the briefings on this subject with the president, and this is again something they're monitoring. And if and when necessary, the United States Navy will provide assistance to escort oil tankers through the strait. जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, उससे माना जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अनिश्चितता बनी रह सकती है। कि परिवर्तन चल रहा है, पुराने विचार, पुराने ग्लोबल ऑर्डर, पुरानी बिलीफ्स तेजी से बदल रही हैं और यही वह अनसर्टेनिटीज हैं जिन्हें हमें समझना होगा। और अभी चल रही मिडिल ईस्ट की स्थिति इसका मैं मानता हूं कि एक ज्वलंत उदाहरण है। आज जो वहां हो रहा है वह बहुत ही असामान्य है। आगे चलकर मिडिल ईस्ट में या हमारे पड़ोस में परिस्थितियां किस दिशा में जाएंगी, इस पर अभी कोई कॉन्क्रीट प्रेडिक्शन करना कठिन है। दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए अहम इस रास्ते को ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से बंद कर दिया है। छोटी नावों का इस्तेमाल भी ईरान की तरफ से तेल के टैंकर पर हमले के लिए किए जाने की आशंका है। इसी वजह से बीमा उद्योग में दहशत फैल गई, जिस वजह से तेल और गैस शिपमेंट का समर्थन करना लगभग बंद कर दिया। लेकिन इससे भी बड़ी चिंता ईरान को लेकर सामने आई है और वो है समंदर में बारूदी सुरंगों की आशंका को लेकर। ईरान ने 4 दशक पहले सद्दाम हुसैन के इराक के खिलाफ बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल किया था। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ युद्ध की तैयारियों के चलते वो सालों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने की योजना बना रहा है और आशंका है कि उसके पास 5000 से ज्यादा बारूदी सुरंगें हैं। एक भी बारूदी सुरंग के टकराने से पतली परत वाले टैंकर को गंभीर नुकसान हो सकता है। ईरान समंदर में बारूदी सुरंग बिछाने के छोटी नावों, डीजल पनडुब्बियों का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि ये तब होगा जब अमेरिका जबरन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते को सुरक्षित करने की कोशिश करेगा। ऐसी स्थिति में ईरान की तरफ से बारूदी सुरंग बिछाने की कार्रवाई हो सकती है। तब इस चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका के पास पहाड़ी क्षेत्र में लगभग 3 से 6 माइन स्वीपर है, जिनका इस्तेमाल समंदर में बारूदी सुरंगों को हटाने में किया जा सकता है। इस काम में अमेरिका की मदद सऊदी अरब और यूके भी कर सकते हैं। हालांकि इस काम में महीनों लग सकते हैं, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर संकट बना रह सकता है। अब यहाँ पर प्रणय समेत 2 मुद्दे आ गए हैं। एक तो पलायन लेबनान से सीरिया की तरफ, सीरियाई मूल का, लेकिन उससे सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। क्या स्थिति आपको अभी वहाँ की लगती है प्रणय, और उसका दुनिया के देशों पर जहाँ जहाँ भले ही वो यूरोपियन देशों की तरफ वहाँ से तेल के जहाज़ जाते हों, या हम पर क्या असर पड़ेगा? बहुत व्यापक असर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने का मतलब है दुनिया की करीब 20 से 30% जो तेल की आवाजाही है वो प्रभावित होती है। दूसरी बात यह है कि इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को यदि आप लाइव ट्रैक करें तो उसमें खास तौर पर ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ने वाला जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का यानी जलडमरू मध्य का इलाका है, वहां पर कोई जहाज नजर नहीं आ रहा है, जो सीधे सीधे तौर पर बताता है कि जो ऑयल के शिपिंग टैंकर्स हैं वो उस रास्ते को अवॉइड कर रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण उस इलाके में फैला सैन्य तनाव भी है, और साथ ही जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, क्योंकि ये तमाम शिप्स इंश्योरेंस के साथ चलते हैं, इसलिए इंश्योरेंस कंपनियां भी नहीं चाहती कि वो जहाज उस जगह से क्रॉस करें। साथ ही अमेरिकी नौसेना ने भी लोगों को इनको निर्देश दिया है कि इस इलाके से दूर रहें, क्योंकि अभी यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसके कारण तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है। खास तौर पर भारत के अलावा जापान, कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया, इन तमाम देशों के अंदर तेल के आयात और निर्यात के ऊपर जो है इसका असर देखने को मिल रहा है। सुमित, 7 दिन हो चुके हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, ऐसा लगता है कि एक भी जहाज नहीं गुजरा है। ये कितना खतरनाक है? दुनिया के तेल व्यापार पर इसका कितना असर पड़ रहा है? कोई जानकारी अभी हमें मिल पाई है कि तेल के दाम बढ़ रहे हैं, बढ़ सकते हैं इस कारण?
देखिए मैं आपने दो सवाल खासतौर पे सीरिया के रिफ्यूजियों के बारे में बात की और स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात करी। मैं आपको दोनों अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूं क्योंकि इन इलाकों में मैं ट्रैवल कर चुका हूं। सीरिया की जब आप बात कर रहे थे, साउथ लेबनान की बात कर रहे थे, दरअसल जब सीरिया में अटैक शुरू हुए तो बेका वैली के आसपास के इलाकों में बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लगातार जो रिफ्यूजीज थे उनको वहां पर शरण दी गई। लेकिन अब आपको याद है कि कैसे लगातार इजराइल की फोर्सेज जो है वो इन्फेंट्री जो है लगातार करीबन 7-8 किलोमीटर के दायरे में साउथ लेबनान में आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में ये सारे वो लोग हैं जो सीरिया के इन्हीं इलाकों में वापस चले जाते हैं और इसी वजह से अगर आप देखें तो वहां पर मूवमेंट अक्सर होती जाती है। 2024 के बाद भी इसी तरीके की एक बड़ी मूवमेंट देखी गई थी जब ये सारे लोग बेका वैली से होते हुए वापस सीरिया के इलाकों में यानी साउथ सीरिया के इलाकों में वापस चले गए। तो और फिर जब नॉर्मल चीजें हुई तो वापस आ गए। दूसरा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की आप बात करते हैं, निश्चित तौर पर इसका प्रभाव आपकी इकोनॉमी पर, दुनिया भर के पर प्रभाव होगा। जैसा प्रणय ने भी बताया कि देखिए 20% से ज्यादा यहां पर तेल का निर्यात होता है, लेकिन इसका एक और बड़ा प्रभाव होगा। देखिए इसका ईरान पर क्या प्रभाव होगा। एक तो उसकी पावर, उसकी डोमिनेंस खत्म होगी, दूसरा उसके प्रॉक्सीज की ताकत खत्म हो जाएगी। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि साउथ सीरिया के अंदर ऑपरेशंस किए गए थे, लेबनान के अंदर ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इन दोनों का इंटर रिलेट होना एक बहुत वाजिब बात इसलिए है सईद, क्योंकि पहले जो रसद पहुंचती थी हिजबुल्लाह के खिलाफ, साजो सामान पहुंचता था, वो साउथ लेबनान के इलाकों से होकर पहुंचता था, इराक और साउथ लेबनान के इलाकों से। लेकिन फिर जब ये अटैक ज्यादा शुरू हो गए, डोमिनेंस वहां पर इजराइल की हो गई 2024 के बाद, तो फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज का इलाके को अपनाया गया। वहां से बेरूट की तरफ छोटी छोटी बोटों के अंदर ईरान ने हिजबुल्लाह को साजो सामान और रसद देना शुरू किया, जहां से उसने अपने आप को रिवाइव करना शुरू किया। और शायद इसी वजह से अमेरिका और इजराइल स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ना सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपना डोमिनेंस चाहता है, बल्कि वो ये भी चाहता है कि इन्हीं इलाकों पर उसकी पकड़ हो, ताकि वो इन प्रॉक्सीज को मदद पहुंचने वाली जो मदद है उसको भी रोक सके। प्रणय सुमित दोनों हुआ, लेकिन बड़ी खबर आ गई है इस समय तेल के दामों को लेकर। कतर की तरफ से बड़ी खबर आई है वॉर ब्रेकिंग में। कतर ने एनर्जी मार्केट पर बड़े असर की चेतावनी जारी कर दी है। कतर के ऊर्जा मंत्री ने फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया जिसमें कहा कि उन्हें लगता है कि खाड़ी के सभी एनर्जी प्रोड्यूसर कुछ हफ्तों में एक्सपोर्ट बंद कर देंगे और तेल के दाम $150 प्रति बैरल तक पहुंचा देंगे। $150 प्रति बैरल, जिससे बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान सभी को होगा। यह सिर्फ किसी एक देश को नुकसान नहीं है। खामनेई के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट हुआ है। वो खामनेई जिसे अमेरिका ने पहले ही दिन 30 सेकंड में मार गिराया, इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये लिखा है, यानी कि ईरान की तरफ से अभी भी लगातार धमकी दी जा रही है और अब सोशल मीडिया पोस्ट से ये धमकी दी गई है। मतलब खामनेई के ही सोशल मीडिया अकाउंट से इस तरह का पोस्ट करना यह दर्शाता है कि खामनेई भले ही अभी नहीं रहे, लेकिन खामनेई की विचारधारा है और उसे हम आगे बढ़ाएंगे। इजराइल को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पोस्ट में यह भी कहा गया कि इजराइल को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आगे हमारी साथी अंजना होंगी ब्लैक एंड व्हाइट लेकर आपके साथ। देखते रहिए आज तक।